बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे मोहल्ले में बहुत सी औरतों को तलाक हो चुकी थी। वजह यह थी कि जिन औरतों के शौहर परदेश होते थे, वो अगर हामला हो जाती तो ससुराल वाले उन औरतों को घर से धक्के मारकर निकाल देते थे। मुझे शक सिर्फ अपने शौहर पर था, क्योंकि वो जिन औरतों के कपड़े धोता था वही औरत हामला हो जाती थी। हालांकि मेरा शौहर कभी घर से बाहर भी न निकला था, बस घर में बनी लॉन्ड्री में कपड़े धोता था और पैसे कमाता था। आज मैं बहुत परेशान थी और शौहर का राज जानना चाहती थी। इसीलिए इस बार शौहर कपड़े धोने गया। चुपके से मैंने भी अपना नया जोड़ा गठरी में डाल दिया और जब वो धुल गया तो फौरन उसे पहनकर सो गई। सुबह आँख खुली तो पांव तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरा नाम अनम है। मेरी 2 माह कबल ही फाइज के साथ शादी हुई थी। मेरे अब्बू फलों की रेहड़ी लगाते थे। घर में शुरू से ही गुर्बत का राज था। मैं जूं जूं बड़ी होती गई और मेरी शादी की उम्र होने लगी तो मैंने पलकों पर कई सारे ख्वाब सजा लिए थे कि जिस तरह ड्रामों में गरीब लड़की को ब्याहने कोई अमीर ज़्यादा आ जाता है और उसकी गुर्बत से जान छूट जाती है, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत थी। मगर एक दिन अब्बू ने घर आकर बताया कि उन्होंने मेरे लिए फाइज का रिश्ता पसंद कर लिया है, जो कि एक धोबी है। धोबी का लफ्ज सुनकर तो मैं चीख ही पड़ी थी। मैं बोली, नहीं नहीं अम्मी, मैं तो धोबी के साथ शादी नहीं करूंगी। मेरी तो सारी उम्र कपड़े धोने में ही गुजर जाएगी। अम्मी हंसकर बोली, अरे पगली, वो तुमसे कपड़े थोड़ी ना धुलवाएगा, बल्कि तुम तो उसके घर में राज करोगी। ये राज वाली बात सुनकर मैं शादी के लिए रजामंद हो गई थी। मैं फाइज की दुल्हन बनी तब मुझे पता चला कि वो कितना अच्छा और नर्मदिल इंसान है। उसके वालिदैन गांव में रहते थे और वो काम के सिलसिले में शहर आ बसा था। हम 2 ही तो लोग थे घर में। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, क्योंकि फाइज घर में ही रहता था। वो मेरे साथ घर के कामों में भी हाथ बटाता था। घर में एक छोटा सा लॉन्ड्री एरिया बनाया हुआ था, जहां वो कपड़े धोया करता था, और वो ये काम सिर्फ 4 घंटे ही किया करता था। फाइज कपड़े धोने गया हुआ था। मैं चाय वगैरह का इंतजाम करने लगी थी। तब हमारे घर एक बूढ़ी सी औरत आई। वो बोली, तुम्हारा शौहर किधर है? मैं बोली, वो लॉन्ड्री एरिया में कपड़े धो रहे हैं। मेरी बात सुनकर हंस दी और बोली, सीधी तरह से कहो ना कि वो धोबी घाट में है। यूं मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी के लफ्ज बोलने से उसका काम बदल तो नहीं जाएगा ना। फिर वो खुद ही घर के उस कोने में चली गई जहां पर फाइज बैठे थे। मुझे वो दोनों नजर आ रहे थे। बुढ़िया ने अपने और किसी लड़की के कपड़े धोने के लिए दे दिए थे और साथ में मेरी तरफ देखकर कुछ खुसर पुसर भी कर रही थी, जैसे मुझसे कोई बात छुपाना चाह रही हो। जैसे ही बुढ़िया घर से बाहर गई, मेरे शौहर मेरे पास आकर बैठ गए। वो चाय पीने लगे। तब मैं बोली, ये औरत इतनी आहिस्ता आहिस्ता बोलकर तुमसे क्या कह रही थी? वो कहने लगे, अपने और अपनी बहू के कपड़े लेकर आई थी। मुझे समझा रही थी कि किस तरह से कपड़े धोने हैं, क्योंकि उसकी बहू बहुत सख्त मिजाज है। घर का कोई काम नहीं करती। कुछ गलत हो जाए तो सास को ही कसूरवार ठहराती है। बस उसी के मुतालिक बातें करके दिल हल्का कर रही थी। मैं हंस दी थी। मैंने चाय पी ली तो मेरे लाख मना करने के बावजूद भी फाइज बर्तन उठाकर किचन में ले गए थे और बर्तन धोने लगे थे। मैंने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया था कि अल्लाह ने मुझे इतना अच्छा शौहर दिया है जो मेरा इतना एहसास करता है। फाइज काम खत्म करके लॉन्ड्री एरिया में चले गए थे। मैं अपने कमरे में आकर अपने धोने वाले कपड़े अलहदा करने लगी थी। फिर दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपने ये नए कपड़े फाइज से धुलवा लूं, क्योंकि मैंने सुन रखा था कि फाइज जिसके भी कपड़े धोते हैं उनमें जान डाल देते हैं। मैंने सोचा कि चलो मेरे ये कपड़े नए के नए रह जाएंगे। मैं लॉन्ड्री एरिया की तरफ गई तो फाइज कपड़े धोने में मसरूफ थे, मगर मैं जैसे ही वहां पर पहुंची तो वो एकदम से बिदक गए थे। मैं हंस दी और बोली, डरो नहीं, मैं ही हूं। फाइज मुझे घूर कर बोले, तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या मैंने तुमसे कहा नहीं था कि तुम कभी भी इस जगह पर कदम नहीं रखोगी? फाइज के चेहरे पर सचमुच का गुस्सा था। मैं सहम गई, इसीलिए जल्दी से बोली, फाइज, मैं यहाँ आपको ये कपड़े देने आई हूँ। आप प्लीज मेरे भी ये कपड़े धो देना। मेरी बात सुनकर फाइज का चेहरा एकदम गुस्से से लाल हो गया था। वो उठकर खड़े हो गए और बोले, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने कपड़े अपने शौहर से धुलवाते हुए? तुम में कोई शर्म नाम की भी चीज है या नहीं? मुझे फाइज से इस किस्म के रवैये की हरगिज तवक्को नहीं थी, इसीलिए मैं बौखला गई और बोली, फाइज, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की जिस पर आपको इतना गुस्सा आ गया। आप वैसे भी तो घर के कामों में मेरी मदद करवाते ही है ना। अगर आप मेरे कपड़े धो देंगे तो क्या हो जाएगा? फाइज ने मेरे हाथ से कपड़े लेकर सहन में फेंक दिए और बाकी के पड़े कपड़ों और दीगर चीजों को पांव से ठुड्डे मारकर घर से बाहर निकल गए थे, जबकि मैं हक्का बक्का सी खड़ी रह गई थी। हमारी शादी को 2 माह हो गए थे, मगर आज तक हम दोनों में जरा सी भी नाचाकी नहीं हुई थी। अब ये सब कुछ परेशान कुन था। फाइज शाम 4 बजे के घर से निकले हुए थे। वो रात 8 बजे तक घर वापस नहीं आए थे। मैं फिक्र में हलकान हो चुकी थी कि आखिर वो कहाँ चले गए। मैं उनके नंबर पर कॉल्स कर रही थी,
मगर उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। अब तो मैं हिम्मत हारने लगी थी, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। तभी गेट खुला और फाइज घर में दाखिल हो गए। मैंने नजरें झुका ली थी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उनसे कैसे माफी मांगू। तभी फाइज की आवाज सुनाई दी। वो बोले, अनम, मैं खाना बाहर से ले आया हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो। उनके चेहरे पर नाराजगी के असरात भी नहीं थे। मैं खुशी खुशी उठी और खाना प्लेटों में डालने लगी थी। मैंने सोचा कि अब मैंने उनसे माजरत नहीं करनी, ये ना हो कि उन्हें फिर से वो वाकया याद आ जाए और मुझसे नाराज हो जाए। फाइज इधर उधर की हल्की फुल्की बातें कर रहे थे। फिर बोले, अनम, मैं सोना चाहता हूँ। रो रो कर सर तो मेरा भी भारी हो चुका था, इसीलिए मैं भी घर के चंद काम समेट कर सोने के लिए लेट गई थी। रात के पिछले पहर मेरी आंख प्यास की शिद्दत से खुल गई थी। मैं उठकर बैठी तो ये देखकर हैरान रह गई थी कि मेरा शौहर मेरे पहलू में मौजूद ही नहीं था। उसका बिस्तर खाली पड़ा था। मुझे बहुत फिक्र होने लगी थी। मैं जल्दी से बाहर निकली तो सहन भी खाली पड़ा था, मगर मुझे लॉन्ड्री एरिया से कपड़े धोने की आवाज आ रही थी। मैं दबे कदमों अपने कमरे में वापस लौट आई थी। दिल ये सोचकर उदास था कि मैंने बिला वजह अपने शौहर को तंग किया, जिसके नतीजे में उन्हें अपना बाकी काम इस वक्त निपटाना पड़ा था। मैं वापस सो चुकी थी। अगले दिन शाम के वक्त हमारे मोहल्ले में शोर उठा था। मैं बहुत हैरान रह गई कि ये किस किस्म का शोर है। उस वक्त फाइज भी घर में मौजूद नहीं थे, इसीलिए मैं खुद ही बाहर मोहल्ले में निकल आई थी। मैंने देखा कि वो बूढ़ी औरत जो हमारे घर अपने और अपनी बहू के कपड़े धोने के लिए दे आई थी, वो उसे हाथ से पकड़कर अपने घर से निकाल रही थी। उस वक्त वो पूरी जल्लाद बनी हुई थी। मैंने साथ खड़ी औरत से माजरा पूछा तो कहने लगी, इस लड़की का शौहर पिछले 2 साल से बैरून मुल्क गया हुआ है, मगर अब इस लड़की को हमल ठहर गया है। जब ये बात इसकी सास को पता चली तो उसने अपने बेटे से कह दिया कि इस किस्म की बदकिरदार लड़की को तलाक दे दो। उसने अपनी वालदा की बात मानकर अपनी बीवी को तलाक दे दी है, इसीलिए इसकी सास इसे घर से निकाल रही है। मैं ये बात सुनकर हैरान रह गई थी। साथ साथ मुझे अफसोस भी हो रहा था कि न जाने इस लड़की ने इतना गलत कदम क्यों उठा लिया, जो आज वो बेचारी पूरे मोहल्ले में बदनाम होकर रह गई है। ये बात जैसे मेरे जहन से चिपक गई थी। मेरी आंखों के सामने उस लड़की का नदामत भरा चेहरा घूम रहा था। कई दिन तक तो मैं ये बात अपने दिल से निकाल ही नहीं पाई थी। जब इस वाकये से मिलता जुलता एक और वाकया हो गया था। एक और लड़की हमला हो चुकी थी, जबकि उसका शौहर भी रोजी की तलाश में बैरून मुल्क गया हुआ था। अब हमारे मोहल्ले में जब ये दूसरा वाकया भी हो गया तो हर शख्स बहुत गुस्से में था। वो कह रहे थे कि हमने वो मुजरिम ढूंढना है जो हमारे ही मोहल्ले में रहकर हमारी ही बहू बेटियों पर घात लगाकर बैठा है और उनको वरगलाता है। मैंने अपने शौहर से भी इस मामले पर बात की थी। वो भी परेशान थे और औरतों को ही बुरा भला कह रहे थे कि आजकल की औरतें अपने शौहरों के साथ मुखलिस नहीं है। मेरा दिल भी ये सब देखकर बहुत गमजदा हो चुका था। हम दोनों अभी बैठे बातें ही कर रहे थे कि एक लड़का हमारे घर आया। वो अपनी वालदा और भाभी के कपड़े धुलवाने के लिए आया था। साथ ही मेरे शौहर के साथ कोई बहुत ही राज भरी बातें कर रहा था। मैं बोली, फाइज, ये क्या कह रहा था? वो बोला, कुछ नहीं, बस कह रहा था कि हम आपके बहुत पुराने कस्टमर हैं, इसीलिए हमारे साथ रियायत बरता करें क्योंकि महंगाई बहुत हो गई है। मैंने सर हिला दिया और उठकर किचन जाने लगी तो मेरा शौहर बोले, अनम, कपड़े बहुत ज्यादा जमा हो गए हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि जब तक तुम अपने काम से फारिग नहीं होती मैं भी ओवर टाइम लगा लूं। मैं बोली, अगर कपड़े ज्यादा हैं तो आज मैं भी आपकी मदद करवा दूंगी। आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं तो फिर मुझ पर भी लाजिम है कि मैं भी आपका ख्याल रखूं। मेरी बात सुनकर फाइज के चेहरे के जाविये बिगड़ने लगे थे। इससे पहले कि वो कुछ भी कहते मैं बोली, फाइज जाएं, आप अपना काम करें, मैं अपना काम खत्म कर लेती हूँ। फाइज लॉन्ड्री एरिया में चले गए थे। मैं अपने काम निपटाते हुए भी मोहल्ले के मौजूदा हालात के बारे में ही सोच रही थी कि न जाने ये सब पहले भी हुआ था या अभी होने लगा है। मोहल्ले में मेरी किसी से भी दोस्ती नहीं थी जो मैं किसी से इस मुतालिक पूछ ही लेती। फाइज ने मुझे सख्ती से मना किया हुआ था कि इस मोहल्ले में किसी से भी दोस्ती नहीं करनी तुमने, ना ही किसी के घर जाना है और ना ही कोई हमारे घर आए। मेरा शौहर जब मेरा इतना ख्याल रखता था तो फिर ये मुझ पर भी लाजिम था कि मैं भी उनके हुक्म को मानूं। अगले दिन फाइज बोले, अनम, जब से हमारी शादी हुई है तुम अपने वालिदैन के घर नहीं गई। वो भी सोचते होंगे कि शायद मैंने ही तुम पर पाबंदियां लगा रखी हैं, इसलिए कल तुम उनकी तरफ चली जाना। मैं खुशी खुशी रजामंद हो गई थी। अब मुझे बेसब्री से सुबह का इंतजार था कि जब मैं अपने वालिदैन के घर जाऊंगी, मगर मेरी बुरी किस्मत, सुबह मुझे तेज बुखार ने आन लिया था। अम्मी के घर जाना तो दूर की बात, मुझसे तो सहन में भी निकला नहीं जा रहा था। फाइज बोले, अनम, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूं। मैंने उनसे कहा, पहले मुझे बुखार की कोई दवा दे दे, चलने फिरने के काबिल हो जाऊं तो फिर अस्पताल चलेंगे। फाइज ने मुझे गोली दे दी। वो बोले, अब तुम सो जाओ। उन्होंने कमरे की तमाम खिड़कियां और दरवाजे भी बंद कर दिए थे। मुझे बड़ी हैरत हो रही थी
कि वो ये सब क्यों कर रहे हैं। मैंने उनको बड़ा मुस्तरिब पाया था। फिर मेरी आंख लग गई थी। न जाने कितनी देर में सोती रही। जब मेरी आंख खुल गई थी, अब मैं कदरे बेहतर महसूस कर रही थी। मैं उठकर सहन में आई तो मुझे बाहर से शोर की आवाज आने लगी थी। मैं बेइंतहा परेशान हो गई कि न जाने अब क्या हो गया है। मैं जल्दी से बाहर निकली तो सामने का मंजर देखकर एक लम्हे के लिए तो मैं लरज ही गई थी। मैंने देखा कि कल जो लड़का हमारे घर अपनी भाभी और वालदा के कपड़े धुलवाने आया था, वही लड़का अपनी भाभी को घर से निकाल रहा था। मैं कांपने लगी थी। किसी औरत की आवाज मेरे कान में पड़ी थी। इस बेहया लड़की का शौहर 9 माह से बैरूने मुल्क गया हुआ है और अब देखो तो हमल ठहर गया है। मैं जल्दी से अपने घर वापस आ चुकी थी। मुझ पर लर्जा तारी था। सारी गुत्थियां सुलझकर मुझे मजीद उलझा रही थी। इतना तो मैं जान ही गई थी कि मेरा शौहर जिस भी औरत का सूट होता है वो हमला हो जाती है। लेकिन सारी परेशानी इस बात की थी कि वो औरत हमला होती कैसे है, क्योंकि मेरा शौहर तो घर में ही काम करता था और कभी कभार ही बाहर जाता था। ये सब सोच सोचकर मेरा दिमाग फटने वाला हो चुका था। मैं चाहती थी कि मैं अपने शौहर के राज से वाकिफ हो जाऊं। मैं ये सब बातें फाइज से पूछ नहीं सकती थी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो इन सब से मुकर भी जाएगा और पहले से ज्यादा मोहतात भी हो जाता। मैं सोचती रहती। आखिर मैंने ये हल सोचा कि मैं अपना एक नया जोड़ा कपड़ों में रख दूंगी, क्योंकि फाइज ने वो जोड़ा नहीं देखा था। वो बाकी कपड़ों के साथ उसे भी धो देगा तो सारी हकीकत खुलकर सामने आ जाएगी। मैं मुंतजिर थी कि कब कोई जवान लड़की के कपड़े लेकर आए और मैं अपना सूट उसके साथ रख दूं। शाम के वक्त एक औरत आई थी। उसने अपनी बहू के कपड़े मेरे शौहर को दे दिए थे। जैसे ही वो गई तो मैं बस इसी चीज की मुंतजिर थी कि मुझे कोई मौका मिल जाए और मैं अपना सूट उसके साथ रख दूं। यूं जैसे ही फाइज घर से बाहर निकले, मैं भागती हुई लॉन्ड्री की तरफ गई थी और अपना सूट भी उस औरत की गठड़ी में रख दिया था। शौहर कपड़े धोने चला गया था। अब आगे का काम आसान ही था। मैंने शौहर से नजर बचाकर उस गठड़ी से अपना सूट निकालकर पहन लिया और सोने के लिए लेट गई। आधी रात को मेरी आंख मतली के बाइस खुली थी। मैं कै पर कै कर रही थी। फाइज बेखबर सो रहे थे। मैं सुबह भी मतली की वजह से जल्दी उठ गई थी। मैं इस मामले में बड़ी एहतियात बरत रही थी। मैं कोशिश कर रही थी कि मेरे शौहर को मेरी इस हालत का इल्म ना हो। मैं बहुत घबरा गई थी कि क्या मैं हामला हो चुकी हूँ। एक बार कपड़े धुलवाने से मैं कैसे हामला हो सकती थी। ये सब जानने के लिए मैं फाइज से बोली, मैं अपनी एक सहेली के घर जाना चाहती हूँ। उन्होंने खुशी खुशी इजाजत दे दी तो मैं अकेली ही घर से निकल आई थी। मेरा रुख अस्पताल की तरफ था। मैं चेकअप करवाने लगी। मैंने डॉक्टर से पूछा, क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? उन्होंने नफी में सर हिला दिया और बोली, आपके साथ कोई और मसला है। आपको कोई ऐसी चीज सुंघाई गई है जिससे आपको मतली पर मतली आ रही है और चक्कर भी आ रहे हैं। चंद रोज तक आपकी यही हालत रहेगी, फिर आप ठीक हो जाएंगी। इस सूरत हाल में हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द के लोगों को ये लगे कि आप उम्मीद से हैं। मैं अस्पताल से भारी दिल के साथ उठकर बाहर आ गई थी। मुझे इतना तो समझ में आ गया था कि मेरा शौहर जिस औरत के भी कपड़े धोता है उस पर कुछ न कुछ ऐसा लगा देता है। मगर क्यों? वो ऐसा क्यों और किसके कहने पर करता है? मैं घर पहुंची तो चुपचाप थी। फाइज ने भी नोटिस नहीं लिया, क्योंकि वो खुद अपनी किसी सरगर्मी में मसरूफ थे। शाम में ये भी खुलकर सामने आ गया कि वो क्यों जले पैर की बिल्ली की तरह चक्कर पर चक्कर काट रहे थे, क्योंकि शाम में हमारे मोहल्ले में एक नई वारदात हुई थी। इस बार भी कोई औरत बिना शौहर के हमला हो चुकी थी और उसे घर से निकाला जा रहा था। वो औरत रो रो कर अपनी बेगुनाही की कस्में खा रही थी, मगर उसकी बात पर किसने यकीन करना था। उसके तो घर वाले ही उस पर इल्जाम लगा रहे थे। मैंने सोचा कि जैसे ही ये भीड़ हटेगी मैं उस औरत को अस्पताल ले जाऊंगी और फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वो औरत अपना घर छोड़ने पर अज़मन नहीं थी। कभी अपनी सास के कदमों में गिरती तो कभी ससुर के पैर पकड़ती। बड़ी मुश्किल से उसे मोहल्ले से बाहर निकालकर सब अपने घरों में जा बैठे थे। मैं उस औरत के पीछे ही मोहल्ले से बाहर निकली थी। इससे पहले कि मैं उसे आवाज देती, एक तेज रफ्तार सियाह गाड़ी उसके पास आकर रुकी। उस औरत को जबरदस्ती उस गाड़ी में सवार कराया गया और फिर वो लड़के अपनी गाड़ी दौड़ा कर ले गए थे। ये सब क्या हो रहा था? मेरी समझ से बालातर था। मैं मायूसी से घर वापस लौट आई थी। मैं अभी दरवाजे पर ही खड़ी थी जब फाइज की आवाज मेरे कानों में पड़ी थी। वो किसी से फोन पर मुखातिब थे। कह रहे थे, आज जो औरत आएगी उसे महंगे दामों फरोख्त करना, क्योंकि वो बहुत हसीन है। क्या फाइज ये सब? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब ये सोच सोच कर मेरा दिमाग घूम गया था। फाइज की नजर मुझ पर पड़ी तो वो बोले, चाय तो बना लाओ। मैं किचन में चाय बनाने गई तो मैंने अपनी नींद की चंद गोलियां पीसकर फाइज की चाय में डाल दी थी। वो चाय पीते ही उधर सहन में ही सो गए थे। मैंने जल्दी से उनका मोबाइल उठाया। उस पर फिंगरप्रिंट लॉक लगा हुआ था। मैंने फाइज का अंगूठा थाम कर लॉक खोला और उनके मोबाइल की तलाशी लेने लगी थी। मेरे सामने आने वाले हकाइक
दिल दहला देने वाले थे। दरअसल मेरा शौहर फाइज एक बहुत बड़े गैंग का हिस्सा था। फाइज के पास वो लोग अपने बहुओं के कपड़े लेकर आते थे जिन्हें वो घर से निकलवाना चाहते थे, मगर किसी मजबूरी की वजह से ऐसा करने से कासिर थे। उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि फाइज आगे भी एक नेटवर्क चलाता है। वो तो फाइज को इस काम के थोड़े से पैसे देकर मुतमईन हो जाते थे कि बहू घर से निकल गई है। अगर लड़की के वालिदैन ससुराल वालों से पूछते कि हमारी बच्ची कहाँ है, तो वो टका सा जवाब दे देते कि जिससे हामला हुई थी उसी के साथ भाग गई होगी। जबकि फाइज ने तो एक गाड़ी का इंतजाम किया हुआ था कि जैसे ही लड़की के ससुराल वाले उसे घर से निकालते, फाइज के साथ ही उसे गाड़ी में डालकर ले जाते और तवाइफों के कोठे पर ले जाकर बेच देते थे। मैंने ये सारे सबूत अपने मोबाइल में महफूज कर लिए थे। मैं इस फैसले पर नहीं पहुंच पा रही थी कि एक मुजरिम के साथ जिंदगी कैसे बसर करूं। फिर ख्याल आता कि मेरा शौहर जैसा भी है, मेरा तो बहुत ख्याल रखता है, मुझ पर तो जान निसार करता है। लेकिन फिर दिल में खौफ उठता कि अगर मेरे शौहर ने मुझे भी एक दिन बेच दिया तो मैं क्या करूंगी। बस ये सब सोचकर मैं फैसले पर पहुंच चुकी थी। मैंने सर पर चादर ली और रक्शे में बैठकर थाने पहुंच गई थी। मैंने फाइज के खिलाफ सबूतों के साथ पर्चा दर्ज करवा दिया था और उसके बाद अपने मैके चली गई। मैंने अब्बू को ये सारी बात बताई तो उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की कि मैंने जो कुछ भी किया है दुरुस्त किया है। पुलिस ने घर से फाइज को गिरफ्तार कर लिया था और उससे सारी मालूमात भी निकलवा ली थी। कोठे पर छापा मारकर सारी मगवी लड़कियां भी आज़ाद करवा ली गई थी। अब फाइज और उसका पूरा नेटवर्क जेल की सलाखों के पीछे है। मैंने इस वाक़े से यही सबक सीखा है कि हमें अपने इर्द गिर्द खुली आंखों से नजर रखनी चाहिए। शायद कोई बहुत बड़ा मुजरिम हमारे बहुत नजदीक हो, मगर उसने खुद पर अच्छाई का खोल चढ़ा रखा हो। एक मुजरिम के पकड़े जाने से मुजरिमों का सारा गिरोह पकड़ा जाता है और इस तरह माशरे में फैली बुराइयां भी रुक जाती हैं। मैं खुद पर फख्र करती हूँ कि मैंने अपना दिल मारकर, अपना हंसता बसता घर उजाड़कर बहुत सी लड़कियों की जिंदगियां उजड़ने से बचा ली हैं। हमें किसी भी मुजरिम की सिर्फ इस वजह से पुष्पनाही नहीं करनी चाहिए कि वो हमारा अपना है। अपना हुआ तो क्या हुआ, है तो मुजरिम ही ना। आज ही से अपने इर्द गिर्द मुकम्मल नजर रखें और मुजरिमों को पकड़वाने में कानून की मदद करें। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।